ओके, स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके, फाइन। Okay, now today we are going to discuss about capacity planning. ठीक है, ये रोशन जरा इसको पढ़िए, पहला पैराग्राफ। Yes, sir. According to Arden, Reed, and Nada R. Sanders, capacity is the maximum output rate of production or service facility, and capacity planning is the process of establishing the output rate that may be needed for at a facility. और आगे से continue करो। हाँ, इसको आगे पढ़िए। Capacity of a production unit refers to the ability of a company to produce goods that are required by the customers. Capacity is the maximum limit of the load that a production unit of an organization can handle. Capacity planning is a process that helps identify the capacity of production unit that is required for meeting the current and future customer demands. Capacity planning is required when you start a new manufacturing unit, extend the operation of an existing manufacturing unit, and introduce new product in the manufacturing. ठीक है, एकदम बुनियादी बात है, बेसिक सी बात है कि जो भी हम फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने जा रहे हैं, प्लांट बनाने जा रहे हैं, जो फैसिलिटी जो पॉइंट है उसको बनाने जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द विजन ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्या विजन है उस पर कैपेसिटी डिपेंड करेगा, एक पहली बुनियादी बात। दूसरी एक बात है कि जैसे कैपेसिटी उन बातों पे डिपेंड करेगा कि सपोर्ट में हमको उस जगह में, जैसे हम लोगों ने फैसिलिटी लोकेशन को डिटेल में डिस्कस किया कि किसी एक जगह को चुनाव करने में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग, व्हाट आर पॉइंट्स वी टेक इनटू कंसीडरेशन। उसके बाद अब है कि जो फैक्ट्री जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो कैपेसिटी बहुत सारा डिपेंड करता है कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑल द रिलेटेड थिंग्स, मतलब रॉ मटेरियल, सारी चीज, लेबर एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सप्लाई, सारी चीज है, उसी के हिसाब से हम कैपेसिटी रख सकते हैं, उससे बियॉन्ड तो हम नहीं रख सकते हैं कैपेसिटी। क्लियर? तो अब इस पे मतलब दो एस्पेक्ट से ना कैपेसिटी को डिजाइन किया जाता है एक्चुअली। एक है कि अभी मौजूदा फिलहाल जो मेरे पास सहूलत अवेलेबल है, मतलब मार्केट डिमांड तो है ही, मार्केट डिमांड है, उसके हिसाब से वो कैपेसिटी रखना ही होगा ताकि वो फुलफिल करना है। प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी देखना है। अब 15 फैक्ट्री लगाने से तो फायदा नहीं है, एक ही फैक्ट्री से एक बड़ा एरिया, एक बड़ा रेडियस कवर हो सके, ठीक। लेकिन ये भी एक बात है कि एक ही पॉइंट से पूरा इंडिया तो कैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया हैपेंस टू बी अ वेरी लार्ज कंट्री, ठीक है। क्योंकि फिर अब मतलब वेरी लार्ज कंट्री से बहुत सारी कंट्री है जो अपने स्टेट के बराबर है, या कुछ कुछ कंट्री ऐसी है जो अपने स्टेट से भी छोटी है, ठीक है। जो इंडिया का जो स्टेट है वो दूसरा जगह ना वो कंट्री है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारा जो कंट्रीज है वो अपने स्टेट के बराबर है या 2 स्टेट के बराबर है, दैट्स इट, कंट्री खत्म हो जाती है। तो वहां पे एक फैक्ट्री से और सब चीज सेंट्रलाइज रखेंगे तो पॉसिबल है। बट यू नो स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट, सिर्फ इंडिया कैसे लेते हैं, एक्सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, इंडिया हैपेंस टू बी द कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, यहाँ खुद कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो क्या एक ही यूनिट पूरे हिंदुस्तान के नीड को कैटर करने में पॉसिबिलिटी हो सकता है? मुश्किल है, ठीक है। तो अब है कि अलग अलग पॉइंट पे रखा जाता है। अब ये बात आती है कि जो भी पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, लेट्स से कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ इंडिया, तो जो भी जगह है उसका लोकेशन तो हमने फाइनल कर लिया, सारी चीजें। अब है कि वो उस जगह में सारे चीज का सप्लाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, लेबर है, जितनी बुनियादी बातें जो हम लोगों ने डिस्कस किया पहले। तो उसमें है कि उस हिसाब से भी कैपेसिटी डिसाइड होगा कि मैक्सिमम हम इतनी कैपेसिटी रख सकते हैं। तो एक तो ये बात हुई मैक्सिमम की, ठीक है। तो मैक्सिमम में ये भी बात आ सकती है
कि डिमांड पूरा हो सकता है और डिमांड, या हो सकता है डिमांड कम है और कैपेसिटी ज्यादा की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या डिमांड ज्यादा है और कैपेसिटी कम होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंपल, समझ में आ रही है बात? हम फिर से बोल इस शहर में, जैसे मान लीजिए गुजरात है, तो गुजरात में क्या है कि बहुत सारी सुविधा वहां मुहैया हो, अवेलेबल है। तो अब ये बॉटल है, हम ये मेरे हाथ में बॉटल है, तो बॉटल है कि लेट से कि 10 यूनिट्स ऑफ बॉटल का डिमांड है। तो अब है कि कैपेसिटी जो गुजरात में है वो 50 बॉटल्स का है, 50 बॉटल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम किस हिसाब से कैपेसिटी को लगाएंगे रोशन? डिमांड 10 है, डिमांड 10 बॉटल का है, लेकिन गुजरात में जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें 50 बॉटल्स का प्रावधान है। तो अब हम किस तरह से डिजाइन करेंगे उसको, फैक्ट्री, ये बताइए। 50 बन सकता है ना सर? 50 बन सकता है, डिमांड 10 है। सर डिमांड क्रिएट करेंगे सर वहां पे, नहीं तो फिर दूसरे ब्रांच में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, ओवरऑल पूरा कंट्री में डिमांड 10 है, पूरा ले लेते हैं 10 है, और गुजरात में जो फैक्ट्री है वहां जो इंतजाम है वो 50 का हो सकता है। अब क्या करेंगे? डिमांड क्रिएट करेंगे सर, यही ऑप्शन। एक एस्पेक्ट हुआ। खैर, डिमांड क्रिएट करने की जो बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट तो 10 है ना, प्रेजेंट तो 10 ही है। तो कैपेसिटी प्लानिंग उस हिसाब से किया जाता है कि ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये प्रेजेंट अप्रोच नहीं है। नेचर को समझिए, आने वाला टाइम आगे होगा, ठीक है, ये होप है। ये स्ट्रॉन्ग होप इसलिए है क्योंकि इंडिया हैपेंस टू बी अ कंज्यूमर, यहाँ ऑलरेडी कस्टमर बहुत ज्यादा है और हर वर्ग के कस्टमर है। 1 लाख रुपया मोबाइल वाले भी कस्टमर बहुत ज्यादा है, और बाबू 2000 रुपया मोबाइल वाले कस्टमर भी है, ठीक है। तो कैपेसिटी प्लानिंग इस तरह से करना होता है, मतलब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। आगे अगर डिमांड बढ़ेगा तो मेरे पास अब अलग से फैक्ट्री तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी जितनी है उससे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर के, मिला करके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो दोनों को मिला करके कैपेसिटी को डिजाइन करना होगा, कैपेसिटी प्लानिंग करना होगा, सो दैट कि जब फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि डिमांड बढ़ता है तो फिर उसी पॉइंट से हम एबिलिटी उतनी रखें कि कैपेसिटी को पूरा कर सके, प्रोडक्शन को। उसी हिसाब से जितना जो कैपिटल ये है आपका, कैपिटल गुड्स है, मशीनरी एंड ऑल, उन सबका भी परचेज होगा, क्योंकि सिर्फ दीवार तो कैपेसिटी नहीं है ना, इट इज ऑल अबाउट द इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स का जो प्रोक्योरमेंट होगा या परचेज होगा या एक्विजिशन होगा, दैट इज कैपेसिटी। मशीन इज कैपेसिटी, नॉट ओनली द वॉल्स ऑफ द फैक्ट्री, स्पेस मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन जो ऑल द कैपिटल गुड्स है, तो उसका जो आपका एक्विजिशन होगा उसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को रख के ही होता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो दैट इज की इस लाइन को आप जरा गौर कीजिएगा। कैपेसिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई द कैपेसिटी ऑफ a production unit that is required for meeting the current and the future customer demands. फ्यूचर को रख करके भी कैपेसिटी को प्लान करना होता है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू सम फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। इसको देवराज आप अगर पढ़िए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग। यस सर, पढ़ रहा हूँ सर। ओके। Factor affecting capacity planning. Following are the factors that influence the capacity of an organization. Product and services factors. The capacity of an organization depend on the type of product and the type of services that the product service. For example, the capacity in terms of output will be very high if the organization manufactures automobile spare parts. On the other hand, if the organization manufactures products such as trucks or cars, then the capacity will be low.
ठीक है, process, the man- एक मिनट देवराज, एक बात और आ गई। कैपेसिटी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका थिएटर है, फिल्म हॉल। तो फिल्म हॉल में सीटिंग कैपेसिटी कितनी की बनाई जाती है, कितने की बनाई जाती है? सर 200-250। 200-250। जरूरी नहीं है ना कि हर बार फुल हो जाए, नो जरूरी सर। तो नहीं है। ठीक है, रेयर ओकेजन में फुल होता है। कोई ऐसी मूवी आ गई, और अब तो खैर फुल नहीं होता है बाबू, लेकिन फिर भी 200-250 का बनाया जाता है। हॉस्पिटल अगर हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल, तो मतलब क्या सिर्फ 10 ही बेड का हॉस्पिटल बनेगा? No, sir. फ्यूचर को देख कर कम से कम 50 बेड, 100 बेड मिनिमम। ठीक है ना? तो इस हिसाब से इसमें आपका जो ये आपका क्या कहते हैं, एरोप्लेन है, उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी बनाई जाती है, तो वो सब चीज जो कैपेसिटी है, वो एक स्टैंडर्ड भी है। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से भी तय किया जाता है कि हॉस्पिटल का मतलब इतना, फिल्म हॉल का मतलब इतना, स्कूल में या कॉलेज में क्लासरूम में जो सीटिंग कैपेसिटी बनाई जाती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ चेयर्स एंड ऑल, क्लासरूम का साइज एंड ऑल। ठीक है, वो एडमिट ही करते रह जाते हैं। फाइन। तो ये एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, जैसे स्कूल, अगर स्कूल बनाया हम लोगों ने, तो स्कूल में पहले साल ही पूरा एडमिशन हो जाएगा? पहले साल ही पूरा एडमिशन हो जाएगा? No, sir. नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम स्कूल जब बना रहे हैं या कॉलेज हम बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम, जो मेरा विजन है, ये बात समझिएगा, उसके हिसाब से हम कैपेसिटी को डिजाइन करते हैं। ठीक है, ताकि आने वाला टाइम में जब मेरे पास ज्यादा बच्चे आए, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए मेरे पास जगह ऑलरेडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले साल ज्यादा आए तो फिर हम एक और रूम बना रहे हैं। ठीक है, या क्लासरूम का साइज एंड ऑल। आई थिंक दिस विल बी द बेटर एग्जांपल। मतलब थिएटर नंबर ऑफ सीट्स, हॉस्पिटल नंबर ऑफ बेड्स, आपका ये स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, ठीक है देवराज, आगे पढ़िए। Processes, the manufacturing process is a key factor that affects capacity planning. For the example, capacity planning for manufacturing unit, in which most of the tasks are done manually, will be different from the limit in which advanced machinery is used for production. ठीक है, एक मिनट बाबू, प्रोसेस की बात हो रही है। प्रोसेस में अब दो चीज शामिल हो चुकी है एकदम पैरेलल में, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। कुछ पार्ट, कुछ प्रोसेस जो ऑटोमेटिक चलेगा, और कुछ चीज जो है मैनुअल चलेगा। ठीक है, अच्छा, उससे पहले भी एक बुनियादी बात है। अब जो भी हम लोग काम करेंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड के तहत फॉलो करके करेंगे ना, एक स्टैंडर्ड के तहत फॉलो करना होगा। अगर हम स्कूल का एग्जांपल अगर हमने लिया, ठीक है, या कॉलेज का एग्जांपल लिया, तो उसमें है एफिलिएशन की जरूरत पड़ती है। स्कूल है तो सीबीएसई से एफिलिएशन लेना है, तो अब सीबीएसई का बाबू एक क्राइटेरिया है, एग्जांपल हमने लिया, तो सीबीएसई का क्राइटेरिया क्या किया? सीबीएसई से अगर आपको एफिलिएशन लेना है, इतना लैंड होना चाहिए, इतना क्लासरूम होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए क्लासरूम का, वो सारा बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट होता है। अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करेंगे, तो आपका एफिलिएशन नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? एफिलिएशन नहीं मिलेगा। फाइन। तो उसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चल रहा है। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको मीट करना होता है, देन ओनली यू विल बी लाइसेंस्ड। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई। और अगर वो स्टैंडर्ड को नहीं मीट करेंगे, तो आपका भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा, आपका भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो पाएगा कि आप बेहतर से उसको काम को नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें कैपेसिटी कम रखेंगे, तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कैपेसिटी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके जाना बहुत जरूरी है। हम मैक्सिमम नहीं कह रहे हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्कूल का मतलब है कि भाई पूरा गांधी मैदान को स्कूल बना सकते हैं हम, वो भी स्कूल हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल एक रिक्वायर्ड लैंड है, बेयर मिनिमम, इट कैन बी 3 एकड़, इट कैन बी 5 एकड़, एग्जांपल ले रहे हैं, उतना रहना ही है। तो वो स्टैंडर्ड को मीट करना भी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो इंडस्ट्री नॉर्म्स है, उतना करना ही है आपको। क्लियर है?
मेरी आवाज आ रही है क्लियर ना? मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है? Yes, हाँ। sir. मतलब जो भी स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड फिक्स होता है, मतलब एवरेजिंग निकाला जाता है ना, पूरे उस जगह का जितना एवरेजिंग है, जो आपका रिसोर्सेज अवेलेबल है उस हिसाब से एवरेज। तो यहाँ पे जमीन है, पावर सप्लाई है, वाटर है, ये सब कर करके मान लीजिए भाई 3 एकड़ का हिसाब किताब बैठता है, तो 3 एकड़ बिकम द स्टैंडर्ड। तो वो भी कैपेसिटी का पैमाना है। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। Availability of facilities. Availability of facilities such as use of advanced technology and improved means of communication are the factors that affect the capacity of an organization. Infrastructure facilities such as power supply and limitation of space can affect the capacity of a production unit. Human factors such as workers also affect the capacity planning of company. For example, skilled workers can produce a better quality of goods than unskilled and untrained workers. अब ये देखिए, दो बातें आ गई। तो पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ह्यूमन फैक्टर को अलग से डिस्कस करना है कि जैसे कहां पर मतलब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है, इस्तेमाल। क्लास में जो हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, तो हर एक जगह का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि हम आपका क्या केएफसी का जो रेस्टोरेंट है, तो हर जगह का कॉस्ट एक नहीं आ सकता, किराया बदलेगा। जब किराया फ्लक्चुएट कर रहा है तो कॉस्टिंग फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ह्यूमन फैक्टर्स की। तो जहां पर एक तो बात हो गई, सस्ता लेबर मिल रहा है, ठीक है, तो वहां ज्यादा कैपेसिटी करेंगे, जहां महंगा है वहां पे कम करेंगे, एक ये बात हो गई। लेकिन अब दूसरी कि महंगा है तो स्किल्ड होगा ना, महंगा है तो हाई स्किल्ड होगा, तभी महंगा है, ठीक है। तो हाई स्किल्ड में हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकता है, इसलिए हम उस जगह कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, सो दैट कि फ्यूचर का डिमांड अगर फ्लक्चुएट करता है तो ये स्किल्ड लेबर उसमें जल्दी एकोमोडेट करते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं। और जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, वो जल्दी एक्लेमेटाइज नहीं करते हैं। एक्लेमेटाइज का मतलब क्या हुआ? एक्लेमेटाइज का मतलब सिचुएशन में ढलना, सिचुएशन में सुर ताल मिलाना, ठीक है। तो जैसे कि क्लास जब शुरू होता है ना, उस टाइम अचानक से सबका ब्रेन नहीं ये वर्किंग होता है, थोड़ा क्लास चल जाता है, कुछ बात हमने बोल दिया, ये सारी चीज, उसके बाद आप लोग एडजस्ट करके, दैट इज एक्लेमेटाइज, सिस्टम इन्वायरमेंट से कनेक्ट। तो अब ये बात आती है कि टाइम इज डायनेमिक, तो कंपटीशन इतना है, और आपका जो कंपटीशन का मतलब है आपका ये क्या कहते हैं इसको, कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, द कस्टमर्स आर बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी डिमांडिंग। अभी देवराज को 10 मेगापिक्सल का कैमरा था, अभी देवराज दूसरे दिन बोलेगा ना वो 10,000 मेगापिक्सल चाहिए, सीधे वो 10 से 10,000 करेगा, ठीक है। मतलब स्पेशल केस है देवराज, ठीक है। अब वो अमन है जो रोल नंबर 2 है, वो बोलेगा ठीक है 20 मेगापिक्सल। अब वो बाकी लोग हैं वो बोलेंगे 30 मेगापिक्सल 40। तो एवरेजिंग जो आएगा वो 10 से तो ऊपर ही है ना, 10 से तो ऊपर ही एवरेजिंग निकालेंगे। तो अब ये जो शिफ्ट है, ठीक है, तो अब बनाने वाले तो वही वर्कर है ना बाबू, कि नया वर्कर हम लाए। तो अब है कि जो इसकी ह्यूमन फैक्टर्स बहुत अहम रोल प्ले करता है विद रेस्पेक्ट टू कैपेसिटी, कैसा हमको ह्यूमन फैक्टर अवेलेबल है। जो मेरे जब कंपटीशन जब ज्यादा हमको डिमांड से आएगा, ठीक है, तो उससे एक्लेमेटाइज कर सके, उससे फ्रीक्वेंसी मैच कर सके, एज सिंपल एज दैट। तो दैट बिकम्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, हेलो sir. क्लास? Yes, sir. ठीक है, सप्लाई फैक्टर। पढ़िए देवराज। Supply factor. Supply of the material also affect the capacity of the company. Timely and assured supply of material improves the ability to produce goods. For example, an organization has to import raw materials from far off places.
delay in getting raw material, lack of proper transportation facilities can affect the capacity planning. अच्छा, तो External factors. नहीं, इसमें क्या बात हुई है, ये सप्लाई फैक्टर में क्या बात हुई, ये कैपेसिटी प्लानिंग को कैसे अफेक्ट करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? मतलब सर, बात हो रही है कि भाई जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो अब कैसे होगा? बोलिए देवराज। सर ये सर सप्लाई पर भी सर डिपेंड करता है सर, जैसे अगर सप्लाई टाइम पे आ गया तो फिर जो प्रोडक्शन है वो जल्दी हो जाएगा और मतलब टाइम पे उनको उसको उस जगह पहुंचाया जा सकता है। वो तो समझ गए हम, वो तो तुम आफ्टर मैथ की बात कर रहे हो, वो है आफ्टर मैथ रिजल्ट। कैपेसिटी एंड सप्लाई ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, इसमें क्या कोरिलेशन है? एंड सप्लाई इज अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। अगर रॉ मटेरियल का सप्लाई अगर अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि हमको पहले से स्टॉक करके रखना पड़ेगा ना। जब भी अवेलेबल है तो हमको एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा, बफर स्टॉक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बफर स्टॉक, अगर बफर स्टॉक को ज्यादा हम नहीं करेंगे तो फिर स्टार्विंग, एक लॉट रॉ मटेरियल खत्म हो गया, उसके बाद से सप्लाई नहीं है, मशीन स्टार्व कर रहा है, और बाकी तो तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल है वो तो भाग रहा है, किराया तो भागेगा, इंटरेस्ट तो भागेगा, सैलरी देना ही देना है। तो अब इस दोनों की स्टार्विंग नहीं हो, फिर से प्रोसेस एनालिसिस के बाद स्टार्विंग नहीं हो, इसके हिसाब से भी आपको कैपेसिटी रखना पड़ेगा, होल्डिंग का कैपेसिटी, मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अब यह है कि जैसे एक एनालिसिस हुआ कि 30 to 40% तो मटेरियल हैंडलिंग में ही आपका खर्च होता है। तो अब जाहिर सी बात है अगर स्टेबल रहेगा सब चीज, तो अभी तक उतना डेवलप नहीं हुए हैं कि एकदम से रेगुलर हो जाए, अब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो उसमें बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है जो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सप्लाई हो रहा है, फिर गड़बड़ भी हो जाता है। उस हिसाब से बफर स्टॉक एंड ऑल, सो दैट की स्टार्विंग नहीं हो, ठीक है, स्टार्विंग। तो सप्लाई फैक्टर है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या है, इसको पढ़िए। external factors such as investors and government policies affect the capacity planning. The amount invested by the investors affect the capacity planning of an organization. Capacity is also affected by the rules such as maximum limit of production and tax limit as set by government for an ठीक है। अब इस पॉइंट्स को ऐसे देखिएगा, ये सबसे लास्ट पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट में सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखा रहे वो एक्चुअली बेस है बाबू, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही ऊपर का बाकी 9 महला खड़ा होता है। अगर ग्राउंड फ्लोर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर का जो 10 महले की बिल्डिंग है वो भी लड़खड़ा के गिर जाएगी। जो इससे लास्ट पॉइंट है उसको इस टेक्निक का वादा डालिए। हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, तो उसमें कि सब लास्ट है ना, उसको बहुत हल्के में लेते हैं हम लोग। मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हम भी ऐसे ही करते थे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जो सबसे लास्ट फैक्टर है वो एक्चुअली बाबू ग्राउंड फ्लोर है। अगर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, सिंपल, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। हेलो क्लास, रश्मि, रश्मि बैच 240। यस सर। अब जरा बताओ बाबू, इस फैक्टर पे जरा बताइए, जरा रोशनी डालिए, ठीक है। अपने जो इल्म की रोशनी है आपके पास, मतलब जो विजडम है, जो नॉलेज है आपके पास, उससे जरा बताइए। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी तो है ही, सारी चीज है, कुछ इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, इस पर कुछ बोलिए। कुछ हम लोग बोल सकते हैं, मतलब अचानक से हमने तुमको बोल दिया बोलने के लिए, है ना। एक्चुअली यू वर इन कंफर्ट जोन, तो आई शुड नॉट हैव, ठीक है, यू टेक योर टाइम, ठीक है। रोशन हाँ, ये सबसे लास्ट पॉइंट जो है, अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस भी था, क्या फाइनेंसेस अवेलेबल है उस जगह पे,
ठीक है, उसके बाद से एक्सटर्नल फैक्टर्स में इन्वेस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स। इस पे कुछ बोलिए। सर इन्वेस्टर्स, सर पहला तो सर वो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा है वहां पे भी निर्भर करेगा सर, ठीक है, और इन्वेस्टर्स अफेक्ट करेगा सर। अगर कैपेसिटी कम है तो इन्वेस्टर्स कम होंगे, मतलब डिमांड के हिसाब से उसका रेशियो देख के। ऐसा जो है बाबू, तो बैंक से ये क्वेश्चन आया है अंकित से, सर हाउ कॉर्पोरेट टैक्स प्लेड अ वाइटल रोल। फिर से चलो, अच्छा ठीक है, उस पर आते हैं। बैंक से सारा पैसा हम अगर बैंक से ले लेंगे तो वो तो इंटरेस्ट है ना, हम बहुत ज्यादा लायबिलिटी में आ जाएंगे, क्योंकि अब कंपनी चले या नहीं चले, बैंक का पैसा तो वापस करना है हर हाल में। यस यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ा फ्री होकर अगर काम करना है तो जैसे अगेन इंडिया में इन्वेस्टर्स ही बहुत ज्यादा है, तो इक्विटी जो शेयर है उसका नेचर क्या है। मान लीजिए कि अमन जो है वो रोल नंबर 2, उनके पास बहुत पैसा है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। तो अब वो जो इन्वेस्ट करा, इक्विटी शेयर उसने लिया, तो इक्विटी शेयर में क्या एग्रीमेंट हुआ अमन का और कंपनी का? इक्विटी शेयर का नेचर क्या है? सर इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड सर फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स नहीं रहेगा। हाँ, और उसमें सर जो मैनेजमेंट डिसीजन लो जो अमन नहीं ले पाएगा सर, मैनेजमेंट डिसीजन। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर भी हो जाते हैं पार्शियली, साझेदार। अगर लॉस हुआ तो पैसा भी डूबेगा, प्रॉफिट हुआ तो पैसा मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, ऐसा ही है ना? यस सर। मतलब कि अमन ने हमने फैक्ट्री लगाया और अमन ने पैसा, हम डूबे, ठीक है, तो अब अमन को हमको पैसा तो नहीं देना है ना, कि अमन को पैसा देना होगा हमको? नहीं सर, नहीं देना होगा। नहीं देना होगा, ठीक है। तो ऐसा भी अमाउंट हमको चाहिए ना, क्योंकि सारा बैंक से अगर हम लेंगे तो उसमें कि बैंक को तो हमको चुकाना ही है, अब हम नहीं चुका पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगोशिएट होगा, ठीक है, उसके बाद एक अमाउंट तय होगा, वो हमको पे करना पड़ेगा। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनके हिसाब से भी हम कैपेसिटी को हम प्लान करते हैं कि चलिए हम, मतलब मान लीजिए कि 50 बॉटल्स का कैपेसिटी को तय करते हैं, और अभी फंड नहीं है, लेकिन इस काम में इन्वेस्टर्स उस जगह पर हैं जिनका पैसा आ जाएगा और वो काम मुकम्मल होगा। तो इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स का क्या रोल है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैपेसिटी के बियॉन्ड आप नहीं कर सकते, क्या गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो एक अलग डिस्कशन है, वो तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम इन्वेस्टर्स की बात करें कि स्कोप कितना है विथ रेस्पेक्ट टू कि हमको कितना पैसा मिल सकता है उस मार्केट से, उस पर भी कैपेसिटी डिजाइन करेंगे। अगर इन्वेस्टर्स कम होंगे तो हम उतना फ्यूचरिस्टिक बहुत ज्यादा हम ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक तो होना है लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं। एम्बिशियस अच्छी बात है लेकिन ओवर एम्बिशियस होना नहीं। तो दैट इज की बहुत ही कैलकुलेटिव वे में आपको डिजाइन करना होता है कि विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टर्स कि कितना इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से हम कैपेसिटी को रखें, क्योंकि प्रॉफिट अचानक से नहीं आता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहेंगे, सारी चीज होगी, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट रीच होगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट जनरेट होता है, सारी चीज। हाउ पीपल आर विथ मी टू दिस टॉलरेट आई थिंक बेटर वर्ड होगा, या कितना पेशेंस है इन्वेस्टर्स, मतलब पेशेंस होता है, तो कितना पेशेंटली वो मेरे साथ बने रहेंगे और अपने पैसे के साथ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, आपके बुक में है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजर, ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ कार्स, बेवरेज कैनरी, टन्स ऑफ फूड, स्टील प्रोड्यूसर, टन्स ऑफ स्टील, पावर कंपनी, मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मूवी थिएटर, नंबर ऑफ सीट्स, रेस्टोरेंट, नंबर ऑफ टेबल्स, ऑफिस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेड्स। ये आपका मेजर है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है।
फाइन। चलिए आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, फिर विल कंटिन्यू अगेन।